नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने बुधवार को चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। तीनों विदेश मंत्रियों के बीच यहां छठा त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ और सीपीईसी, आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सीधे नई दिल्ली से काबुल पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बैठक में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस त्रिपक्षीय बैठक में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी का काबुल तक विस्तार पर सहमति बनी है, जहां बीजिंग के लिए अफगानिस्तान को इसमें जोड़ने का सीधा मतलब है एक और अफगानिस्तान के खनिज संसाधन लिथियम, तांबा, रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच और दूसरी ओर तालिबान शासन पर आर्थिक पकड़। भारत सीपीईसी का मुखर विरोधी रहा है क्योंकि यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। नई दिल्ली चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के भी खिलाफ है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ही सीपीईसी शामिल है। भारत का साफ कहना है कि पीओके में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश की संप्रभुता के खिलाफ है। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने अपना ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंप दिया है। ऐसे में भारत की चिंता है कि कुछ वर्षों बाद ये पोर्ट चीनी सैनिकों का ठिकाना बन सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी का काबुल तक विस्तार समझौते से उनको झटका लग सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब से ज्यादा का निवेश कर रखा है। अफगानिस्तान में सड़क, पावर प्लांट्स, डैम, यहां तक कि संसद भवन के निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का निवेश है। अगर अफगानिस्तान सीपीईसी से जुड़ता है तो भारत का प्रतिद्वंदी चीन उसे बेदखल कर सकता है। साथ ही इससे पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा भी बढ़ जाएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पहले ही पाकिस्तान की हिस्सेदारी है। साफ है, अफगानिस्तान में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हालिया यात्रा सिर्फ कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक खेल की तरफ इशारा है। तो क्या ये कदम दक्षिण एशिया की राजनीतिक तस्वीर बदलेगा? साथ ही क्या इससे व्यापार, निवेश और संसाधनों में खींचतान होगी? क्या भारत के लिए व्यापारिक चुनौती बढ़ने वाली है? भारत इससे कैसे निपट सकता है? ये बड़ा सवाल है और आज तमाम इन बड़े सवालों पर चर्चा होगी। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ करोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत करोड़ी जी आप ही के साथ, क्योंकि ये कॉरिडोर और इसके क्या मायने, ये जो एक तरीके से देखा जाए ये ट्रिपल जो ये लोग साथ में आए हैं, ये जो बैठक हुई है उसमें सहमति बनी है, उसके बाद कॉरिडोर पर विचार। भारत इसका विरोधी रहा है शुरू से ही क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरेगा और ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो पीओके में। ऐसे में क्या संकेत, क्या मायने, कितना खतरा? देखिए, ऐसा है, भारत बेल्ट एंड रोड का उतना विरोध नहीं करता जितना सीपेक का करता है, क्योंकि ये अक्साई चीन और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है जो कंट्रोवर्शियल है। भारत उनको पाकिस्तान का या चीन का पार्ट अभी भी ऑफिशियली नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की संवेदनशीलता है और इसको लेके भारत ने जो पहली चाइना की बेल्ट एंड रोड बीजिंग में मीटिंग हुई थी 2017 में, उसमें भाग नहीं लिया था भारत ने। और उसके बाद तत्काल बाद डोकलाम की घटना हुई थी। तो वो तो पुरानी बातें हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस तरीके से जो कंट्रोवर्शियल, जो विवादास्पद हैं, उस एरिया में चाइना एक दूसरा देश है जो उसके भारत एंगेजमेंट के साथ रहना चाहता है, वो देश ऐसा करता है तो वो एक तरह से दुश्मनी की एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन अफगानिस्तान को लेके अभी जो अपना मुद्दा है, देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने और उससे पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से दुबई में मुलाकात की। फिर भारत के विदेश मंत्री की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बात हुई और उसके 2 दिन बाद ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मई में चीन में मिले, ट्राइलेटरल बात हुई। तो 5वें दौर की अभी 3 महीने पहले हुई है। तो अभी ये ट्राइलेटरल मीटिंग की क्या मजबूरी है कि तीनों देश एक साथ बातचीत कर रहे हैं? देखिए, अब
चीन के विदेश मंत्री का अफगानिस्तान जाना समझ में आता है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप की जो समिट हो रही है चीन में, उसमें अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर की स्टेटस में बुलाया जाता रहा है। और ऑब्जर्व हो सकता है उसको बुलाने का एक मकसद हो कि बुलाने जाएं हम, एक सम्मानजनक तरीके से उनको न्योता दें, समझ में आता है। ये भी हो सकता है कि भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान जाता तो भारत अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता, इसलिए पहले काबुल जाके फिर वो पाकिस्तान आएंगे। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता कि भारत से रिश्ते खराब किए जाएं। लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलके जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत को सतर्क रहना और भारत अपने आप को थोड़ा सा सतर्क रख के चले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान में मिनरल्स हैं, चीन लंबे समय से उन पे नजर है। बगरान एयरपोर्ट है, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से चीन ये चाहता है कि बेल्ट एंड रोड का अफगानिस्तान होते हुए आगे तक विस्तार किया जाए। तो इससे भारत को कितना, क्योंकि भारत एक अलग तरीके का कॉरिडोर है, वह भारत मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का ऑलरेडी प्रपोजल है, जो अभी पैलेस्टाइन इजराइल के संकट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो भारत एक वैकल्पिक व्यवस्था भी रखना चाहता है। अगर चीन गवादर में है तो भारत चबाहर में, ईरान में एयरपोर्ट को डेवलप किया है। तो ये तो भारत और चीन में कंपटीशन तो चल रहा है, लेकिन फिर भी कोऑपरेशन भी दोनों देशों में बहुत चल रहा है। क्योंकि अभी नई दिल्ली में जब आए चीन के विदेश मंत्री, तो भारत के विदेश मंत्री से भी मिले, भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। और जो प्राइमरी विजिट था, मेरे को लगता है कि उसके दो कारण थे। एक तो भारत के प्रधानमंत्री को एक बुलाना समिट में, जो एससीओ समिट है, और दूसरा जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट पे है, उसमें भारत के सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री वांग ये हैं, वो मीटिंग होनी थी। और उस मीटिंग को तो मैं सकारात्मक मान सकता हूँ इस रूप में कि लगभग एक सहमति बनी है कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है उसमें 2 हैं, तो उसका एक्सपेंड किया जाए और एक्सपेंड करके ज्यादा गहनता से उस पर मंथन करके बातचीत की जाए, जो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। क्योंकि तत्काल कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। एक तो लंबा बॉर्डर है, टेरेन ऐसा है, दूसरा ये है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति दोनों ही के लिए एक पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है। क्योंकि जब इतने लंबे बॉर्डर पे डिमार्केट करते हैं बॉर्डर को, तो कुछ पार्ट इधर से उधर होता है, लेन देन का होता है, उधर का इधर का, जब क्लियर डिमार्केट करेंगे तो। और वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिस्क दोनों ही साइड में पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए हो सकती है, तो वो तो रिजोल्व नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे मुद्दों पे सहमति बनी है, जैसे चीन से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, जो भारत की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक ये है कि भारत का जो इम्बैलेंस है चाइना के साथ, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट लगभग 14 बिलियन का करता है और भारत 113 बिलियन का चाइना से इंपोर्ट करता है। तो इसको संतुलन कैसे बनाया जाए, इसको लेके अभी कुछ नहीं निकल पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से शंघाई कोऑपरेशन समिट होगी, तो मुझे लगता है चाइना और भारत के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, साइन होंगे, और उससे मुझे लगता है कि दोनों देशों में सहमति, एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने की बात है, जो एयर ट्रेवल सस्पेंड कर दिया था वो शुरू कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो वाटर का मामला है, वो वाटर रिसोर्सेज है, उसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात है, उस पर सहमति बनी है। तो इन सब बातों को लेके जो एससीओ की साइडलाइंस में होगा, मेरे ख्याल से वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और एससीओ की मीटिंग के साथ ही एक दिन बाद ही चाइना वहां पे विक्ट्री डे भी मना रहा है, 80वीं जयंती वर्ल्ड वार की। तो हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री को भी उसमें न्योता दें। उसमें पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन सबको न्योता दिया है। तो अगर उसमें होते हैं तो विश्व में शांति और सुरक्षा कैसे स्थापित की जाए, इसको लेके निश्चित रूप से मंथन होगा। तो मुझे लगता है कि भारत चीन से पूरा एंगेजमेंट चाहता है, लेकिन अभी जो मीडिया में और जो इंटेलेक्चुअल सर्किल्स में ये कहा जा रहा है कि भारत को
ट्रंप ने पुश किया है चीन के नजदीक, या भारत अपने इंटरेस्ट की वजह से चीन की तरफ मूव हुआ है? मुझे लगता है कि ट्रंप ने पुश किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत और चीन दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों ये सोचते हैं कि कंपटीशन होते हुए भी हम कुछ मुद्दों पे जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट के हैं, उनमें कोलैबोरेट और कोऑपरेट कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान में जिस तरह की बातचीत होती है, अगर भारत के अगेंस्ट में कोई डिसीजन लेते हैं, देखिए बेल्ट एंड रोड का एक्सपेंशन है वो तो है, लेकिन इससे आगे बढ़ के पाकिस्तान अगर कोई कुछ मुद्दे उठाता है जिसमें हम टेररिज्म को लेके या बलूचिस्तान को लेके, जिसको पाकिस्तान निरंतर रूप से भारत को ड्रैग करता रहा है, अगर ऐसा होता है तो भारत के निश्चित रूप से सरोकार होंगे इसमें। जी बिल्कुल। और देखिए भारत बहुत सोच समझकर अपना पर्सपेक्टिव रखता है। ठीक है, कर्नल दिनेश शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अगर गादर पोर्ट जिस तरीके से समझा जा रहा है कि फिर जो चीनी सैनिक हैं वो उनका अड्डा बन सकता है, वहां पर उनकी मौजूदगी बढ़ सकती है, ऐसे में कितना चैलेंजिंग होगा और इसके लिए भारत को क्या तैयारी करनी होगी? मैडम, हमें ये जो इनके तीन देशों की आपस के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है काबुल के अंदर, जी। और जिसके ऊपर बेसिकली उन्होंने डिस्कशन किया है ट्रेड के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, अपने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए और टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन करने के लिए, जो इन तीनों देशों का हुआ है, ये देखा जाए तो हमारे हितों के ऊपर भी एक प्रकार से चिंता का विषय है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर ये कनेक्टिविटी जिसके ऊपर उनकी सहमति बन गई है, CPEC को अफगानिस्तान तक के लिए उन्होंने जो है कवर करना है, तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान से होती हुई ये जाएगी उनके खैबर पख्तूनवा में, जहाँ वहां पे तोरखम जहाँ फिर चमन बॉर्डर है, वहां से जाके ये काबुल, कंदार और मजारे शरीफ के इलाके में जा सकती है। तो उससे ये एडवांटेज होगा। मैं थोड़ा सा, आपने जो मेन क्वेश्चन किया है वो उसको मैं देता हूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि चाइना को जो है उसको जो है एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर, और वहां से वो यूरोप के अंदर भी जा सकता है। इससे जो है उसके चाइना के फायदे होते हैं कि एक तो उसे स्ट्रेटेजिकली जो है एक बढ़त मिल जाती है साउथ एशिया के अंदर एज वेल एज मिडिल ईस्ट में, और फिर वो अपने सामान को जो है आगे यूरोप में भेज सकता है। समय कम लगेगा, लागत कम लगेगी, जिससे कि हमारे जो आर्थिक हित हैं उनके ऊपर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हमने चाबहार पोर्ट को किया है और काफी इन्वेस्टमेंट किया है। अफगानिस्तान देखने में आ रहा कि अब उनके पाले के अंदर जा रहा है, दोनों देशों के पाले के अंदर जा रहा है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरा आ जाता है टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म के ऊपर जो कॉपरेशन हो रहा है रीजनल क्षेत्र के अंदर, तो उसमें जो है भारत इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान है। तो हमें किसी प्रकार की भी जो है टेररिज्म से रिलेटेड कोई इनपुट या किसी प्रकार की खबर जो है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगी। ये दूसरा चिंता का विषय है। तीसरा चिंता का विषय है कि अगर ये कनेक्टिविटी जो है अफगानिस्तान तक चली जाती है, तो जो हमारा पीओके के अंदर कंसर्न है, जब ये कनेक्टिविटी चली जाती है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी लोगों का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट होता है और उनकी अटेंशन जो है ये CPEC और फर्दर जो है मिडिल ईस्ट तक, जहां अफगानिस्तान तक जाती है। तो हमारा आने वाले दिनों में ये मेरा मानना है कि हमारा दावा जो है वो कुछ हद तक जो है कमजोर हो जाता है। तीसरी बात जो है, चाइना जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमें सब तरफ से घेराबंदी कर रहा है। श्रीलंका के अंदर उसका अर्बन टोटा, यहाँ ग्वादर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट हो गया, और म्यांमार के अंदर उसने अपना ऑलरेडी पोर्ट बना लिया है। अगर ये फर्दर जो है अफगानिस्तान तक इनकी कनेक्टिविटी होती है, तो एक प्रकार से भारत को हिंद महासागर में हमारे दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो मतलब हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है प्लस नॉर्थ के अंदर जो है इनका बोलबाला ज्यादा हो जाएगा। अब बात आ जाते हैं ग्वादर पोर्ट के ऊपर कि अगर वो चाइनीज वहां पर आ जाते हैं। देखिए अभी तक तो जो ऑफिशियली जो है वो किसी प्रकार की भी कोई इनपुट नहीं आया है कि चाइना के PLA के जवान जो है वहां आके डिप्लॉय हुए हैं। अगर वो वहां आकर डिप्लॉय होते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने दरवाजे जो है फॉरेन पावर के लिए, जहां चाइना के लिए एक प्रकार से खोल दिए हैं।
और आने वाले दिनों में जिस प्रकार के इंडिकेशन है, जो चाइना चाहता है कि वो ग्वादर पोर्ट जो है उनको नवल बेस के तौर के ऊपर दिया जाए। और पीछे जो खबरों में ये बात भी आई थी कि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है वो प्रदान करे। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज से मतलब है कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर वार जो है, अगर पाकिस्तान जो है परमाणु बम इस्तेमाल करता है, उसके बाद दूसरा कंट्री उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान के पास जो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, जिसकी की खबरों के अंदर बातचीत आई थी। हालांकि इस बात को ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आई है। अब आ जाते हैं कि भारत के क्या कंसर्न है। भारत के कंसर्न है, एक तो हमारा को स्ट्रेटेजिकली जो हमारा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर और बाकी जो रिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा, चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो है, जो हमें आर्थिक नुकसान है, जो हमने अफगानिस्तान के अंदर काफी हद तक जो है इन्वेस्टमेंट की है, अगर अफगानिस्तान इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो जितना पैसा हमने वहां पे उनके डेवलपमेंट के ऊपर, रोड है, स्कूल है, चाहे बाकी पार्लियामेंट है, तो उसके ऊपर भी हमें एक प्रकार से नुकसान होगा। और साथ साथ जो हमारा एम था कि चाबार पोर्ट से और अफगानिस्तान से होते हुए हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन कंट्रीज के लिए जो है अपना व्यापार का रास्ता खोलते हैं, ताकि वहां से हम जो है एनर्जी और बाकी चीजों का जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अब भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत को सबसे पहले तो जो है अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और डिप्लोमेसी लेवल के ऊपर जो है आपको जो है अफगानिस्तान को बताना पड़ेगा कि भारत ने भूतकाल के अंदर भी किस प्रकार से आपकी मदद की है। पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के ऊपर विश्वास कर सकता है? ये देखिए मैडम, ये हाल ही के कुछ महीनों में ये विडंबना है एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर की, जो आज से कुछ महीने या कुछ साल पहले तक जो एक कट्टर दुश्मन होते थे वो अब मित्र के रूप में उजागर हो रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को और पुतिन को देख लीजिए। दूसरा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, अफगानिस्तान क्या ये भूल गया होगा कि पाकिस्तान ने 24 दिसंबर 2024 को उनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कितने अफगान नागरिक मर गए थे? क्या अफगानिस्तान ये भूल जाएगा कि पाकिस्तान जो है तकरीबन 10 लाख अफगानी नेशनल्स को जो है पुश बैक करा अफगानिस्तान के अंदर? क्या अफगानिस्तान ये भूल जाएगा कि पाकिस्तान जो है उसको ब्लेम कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि अफगानिस्तान टीटीपी को और बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मदद पहुंचा रहा है, जो कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमले कर रहे हैं? तो ये देखिए मैडम, अभी ये बहुत जल्दी वाली बात है। अब ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार की रजीम है या जिस प्रकार की वहां पे आतंक की घटनाएं होती हैं, क्या ये सीपीईसी जो है अफगानिस्तान तक पहुंचाने में चाइना सफल हो जाएगा? और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हाल ही के दिनों में उनके थोड़े से उनकी फितरत और तेवर के अंदर जो है बदलाव आया है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उनको खास अहमियत देनी शुरू कर दी है। लेकिन पाकिस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जो है किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। वो इस समय उनकी एक प्रकार से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, लेन देन की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है पाकिस्तान के अंदर रियल अर्थ मटेरियल है, दूसरा क्रिप्टो करेंसी है, तीसरा जो है पाकिस्तान उनके डोनाल्ड ट्रंप के बड़े गुणगान कर रहा है, उनको रिकमेंड कर रहा है नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो आज की तारीख के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से अगर आप कहते हैं कि किसी प्रकार की स्टेबलाइजेशन है, वो नहीं है। एक प्रकार से कई गुट बन चुके हैं और पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के चौखट के ऊपर जो है वर्ल्ड पहुंच चुका है। अब बात आ जाती है चाइना की। उनके विदेश मंत्री आए, बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव किस्म की जो है हमारे बुद्धिजीवियों ने अपने बयान दिए, और जिस माध्यम से वो संबंधित है काफी कुछ लिखा गया। लेकिन मैडम, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ऑल ऑफ ए सडन जो है चाइना जो है हमारे प्रति इतना उसका प्यार क्यों उमड़ पाया, वो अचानक ही क्यों बिल्कुल हमारे साथ जो है संबंध सुधारना चाहते हैं।
अमेरिका से थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो कहीं ना कहीं चाइना भी इधर दिखा रहा है कि नरम होता हुआ वो नजर आ रहा है। लेकिन चाइना के क्योंकि मंसूबे और कुछ कह रहे हैं जिस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं करोड़ी जी, क्योंकि अब चाइना इसमें सफल होता है या नहीं होता है ये आगे देखना होगा, लेकिन क्योंकि इस दिशा में सोचा जा रहा है तो भारत को उससे पहले ही कि किस तरीके से तैयार रहने की जरूरत है और क्या कूटनीतिक तौर पर ये चीजें अच्छे से भारत रख सकता है पटल पर। देखिए, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है। चीन नरम पड़ा है या भारत चीन की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसमें तो विवाद हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों देशों का इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हुआ है जी। और हर देश अपने हित को परस्यू करता है। चाइना अपने तरीके से अपने हित को परस्यू करता है, वो भारत के पड़ोसी देशों में भी, अफगानिस्तान में और उसके बियॉन्ड भी। लेकिन भारत के हित कितना उससे प्रभावित होता है, कितना नुकसान होता है, इसको लेके हमें सतर्क रहना चाहिए पड़ेगा। एक तो भारत की चीन पे डिपेंडेंस है आर्थिक दृष्टि से। देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट तो है, उसके लिए वो मैकेनिज्म है, डोवाल साहब की और वांग यी की वो काम कर रही है, वो उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन व्यापार वाला है जो डिपेंडेंस है, और इतना ज्यादा डिपेंडेंस है भारत की, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में भारत को अपनी नीति के बारे में सोचना होगा। अभी भारत ने ये तय कर लिया कि और चीजें हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे सुरंग बनाने वाली मशीन, फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, ये तो मंगाएंगे तो और ज्यादा डेफिसिट की तरफ जाएगा। तो हम चाइना की तरफ क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो एक तो हमें चाइना का इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना चाहिए कि सिक्योरिटी और डिफेंस को ध्यान में रखते हुए, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव इंडस्ट्री है उनमें नहीं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनको हमें अलाउ करना चाहिए। और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मेरे ख्याल से अलाउ भी कर रहे हैं। अब देखिए, भारत की पॉलिसी और चीन की पॉलिसी में मुझे एक डिफरेंस लगता है। चीन की पॉलिसी में कोहेरेंस बहुत है। तो इसके लिए जो मीडिया में हम कहते हैं कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी है, वो मीडिया के लेवल पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से पूरी स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जो ग्राउंड जीरो की सिचुएशन है, वो एक हाइपरबोलिक चीज हो सकती है ऐसे फ्रेज यूज करना। लेकिन भारत में जब प्रेजेंट डिस्पेंसेशन सत्ता में आया तो भारत ने प्रयास किया कि चीन के चारों तरफ मंगोलिया है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, उनको भारत के हित में वो किया जाए, लेकिन हमारी पॉलिसी वहां सक्सेसफुल नहीं रही। जबकि चाइना उस सीमा तक श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल में सक्सेसफुल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है, उसके लिए हमें कुछ मंथन करना चाहिए कि चाइना इस तरह से कैसे प्रभाव बढ़ा रहा है, और हम हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमारे छोटे पड़ोसी देशों की सेंसिटिविटीज क्या हैं, या जो साउथ कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, वो चाइना के प्रभाव में इतने क्यों हैं? तो एक तो ये हमें देखना चाहिए, ये नेबरहुड की रीजनल कंडीशन है। ग्लोबल लेवल पे हमें भी ये देखना चाहिए कि चाइना पे अमेरिका ने इतना टैरिफ नहीं लगाया, जबकि चाइना ज्यादा ऑयल लेता है, भारत ऑयल कम लेता है। वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने, जैसे रूबियो है, व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, या जो बेसेंट है, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया कि हम भारत की तरफ ये क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने बाजार में बेचा है, भारत 1% ऑयल लेता था रशिया से, अब 42% लेने लग गया। और उन्होंने एक भारत के एक आंतरिक राजनीति में, जिसको मैं इंटरफेरेंस मानता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फायदा हुआ है, पब्लिक जो सेक्टर है, जो पब्लिक एक्सचेकर है, उसको फायदा नहीं हुआ, जो रशिया से ऑयल मंगा के रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया। तो वो जो इंडियन कॉर्पोरेट हैं वो ले गए हैं। तो यहाँ आंतरिक राजनीति में भी एक तरह का भूचाल सा है कि जनता को, भारत की जनता को फायदा नहीं हुआ, जो तेल मंगाया वो तो कॉर्पोरेट्स की जेब में चला गया। तो इस तरह की स्थिति भारत में बन रही है। तो हम किस तरह की कूटनीति चलाएं? मुझे लगता है कि हमने
थोड़ा सा एरर हमारी पॉलिसी पे रहा है। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोग लुभावनापन या पॉपुलिज्म लाने की कोशिश इसको कर आप रहे क्या हैं दुरुस्त और कर वो सकते हैं? इन्हें बिल्कुल आप ही की बात को counterproductive आप ही की होता है बात को foreign आगे policy। बढ़ाते हुए कर्नल दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ। छोटा सा आपसे भी कमेंट, क्योंकि अब वक्त मेरे पास कम बचा है, इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए किस तरीके से भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को और बेहतर करे? देखिए मैडम, जैसा करोड़ी सर बता रहे हैं कि हम अपने नेबरहुड को, जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस जो है बाकी कंट्रीज के अंदर कम हुआ, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है कि चाइना जहां भी जाता है वो अपनी डीप पॉकेट्स के साथ जाता है। चाइना की पॉकेट्स जो है बहुत डीप हैं और उसका मेन मकसद ये होता है कि जिस भी देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस देश की स्थिति ठीक नहीं है, ये वहां पर धीरे से चला जाता है और वहां पर एड तो इनके सिस्टम में है नहीं है, वहां लोन देके धीरे 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 उस कंट्री को जो है अपने वश में कर लेता। अब चाहे आप देख लीजिए, श्रीलंका का उदाहरण आपके पास है, मालदीव्स का उदाहरण आपके पास है और लेटेस्ट जो है नेपाल और बांग्लादेश का आपके पास उदाहरण है। हम भारत जो है एक इंटरनेशनल लॉ को मानने वाली डेमोक्रेसी है। हम जो भी कुछ करते हैं बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर करते हैं और ये नहीं हम कह सकते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंस में देश नहीं है। हमारे जो भी चाइना के कुछ एक कंट्री जिनके साथ इसका मनमुटाव चल रहा है, चाहे वो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। लोगों ने हमारे से वेपन सिस्टम खरीदना शुरू किया है। उन्हें मालूम है कि भारत एक ट्रस्टेड मित्र है। बिल्कुल इसका देखिए, जीता जाता बिल्कुल अब देखिए, आपके क्योंकि पास चाइना जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना जो एक नई रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है, भारत को 2 कदम आगे की सोचनी होगी और वो किस तरीके से होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।